हेलो बेटा जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं आज स्टोक्स लॉ की कि स्टोक्स लॉ होती क्या है। तो बेसिकली स्टोक्स लॉ में क्या बताया गया कि अगर एक बॉडी एक विस्कस मीडियम में मूव कर रही है तो उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगेगी। ठीक है, उस अपोजिंग फोर्स को नाम दिया जाएगा विस्कस फोर्स। अब जो विस्कस फोर्स है वो दी जाएगी बाय द एक्सप्रेशन 6 पाई ईटा आर वी से। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक मीडियम है, ठीक है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लोग मान लेते हैं कितना है, ईटा है। कितनी बात आ रही है कि दिस इज द मीडियम हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज टेकन एज ईटा। अब इसमें क्या कर रहा है, एक मान लीजिए हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, आर है, और ये मूव कर रही है इस मीडियम में विथ सम यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी। अगर ये बॉल या ये स्फेरिकल बॉडी इस विस्कस मीडियम में मूव करेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी जो इस बॉडी के मोशन को अपोज करेगी। आ रही है बात? तो इस अपोजिंग फोर्स को हम लोग बोलेंगे विस्कस फोर्स, या सिंपली बोल सकते हैं इसको ड्रैग। आ रही है बात? इतनी बात क्लियर है? तो स्टोक्स लॉ में यह बताया गया कि अगर एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस आर है, वेलोसिटी वी से मूव कर रही है इन अ मीडियम हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ईटा, तो दिस विल एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड विस्कस फोर्स व्हिच इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 6 पाई ईटा आर वी। तो ये मेरे पास क्या है, स्टोक्स लॉ के लिए एक्सप्रेशन है। आ रही बात? अब बात आती है ये एक्सप्रेशन आया कहां से। तो इसको निकालने के लिए हम लोग डायमेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, देखिएगा एक बार, है ना। अगर मैं बात करूं किन किन फैक्टर्स पे ये विस्कस फोर्स डिपेंड करेगी, तो देखिएगा पहला फैक्टर है दिस विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल। इतनी बात आई, रेडियस पे डिपेंड कर रही है। दूसरा क्या है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। बॉल का मतलब स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। थर्डली दिस विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। और ये बात, रेडियस इस स्फेरिकल बॉडी का, वेलोसिटी इस स्फेरिकल बॉडी की, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारा एक विस्कस मीडियम का। पता क्लियर है? इन फैक्टर पे डिपेंड करेगी। अब हमें ये नहीं मालूम ये डिपेंडेंस डायरेक्ट है कि इनवर्स है, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं लेट आर पे ये डिपेंड कर रही है ए टाइम्स, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है बी टाइम्स, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रही है सी टाइम्स। आ रही है बात? अगर इन तीनों को मैं कंबाइन कर दूं तो कंबाइन करने के बाद मैं ऐसा लिख सकता हूं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर ए, वी की पावर वी, एंड ईटा की पावर सी। कितनी बात आई? अब क्या होता था, अगर प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो एक इक्वल टू आएगा अलॉन्ग विद द कांस्टेंट। तो मैं वही कर रहा हूं, एफ इज इक्वल टू क्या, इक्वल टू के आर की पावर ए, वेलोसिटी की पावर वी, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर सी। इतना बात क्लियर है? ये हम लोगों ने डायमेंशन में पढ़ा था, वही मेथड यूज करते हैं। क्लियर है? आ रही बात? कोई भी डिपेंडेंस है वो लिख लीजिए, पावर ए पावर बी पावर सी में, और उसके बाद इस तरीके से कंबाइन कर दीजिए। अब क्या करेंगे, अब हम सारे क्वांटिटीज के डायमेंशन रखेंगे। जैसे कि डायमेंशन की एक लिमिटेशन है, ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता पाता, तो फॉर द टाइम बीइंग इस कांस्टेंट को मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी लिख ले रहा हूँ, आर की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, ईटा की पावर सी। अब हम क्या करेंगे, सारी जितने भी क्वांटिटीज हैं इनके डायमेंशन लिख लेंगे दोनों तरफ, और पावर को कंपेयर करेंगे। जैसे देखिएगा, अगर मैं फोर्स का डायमेंशन लिखूँ, फोर्स का डायमेंशन कितना होता, एम एल टी माइनस टू। आर क्या है, आर बेसिकली क्या है, एक तरीके से लेंथ ही तो है, डिस्टेंस ही तो है। क्लियर है? तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल, और पावर कितनी है, ए, तो इसकी पावर ए। क्लियर है? वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन वही होता है जो स्पीड का होता, दैट इज एल टी माइनस वन की पावर वी। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसका डायमेंशन क्या होता, एम एल माइनस वन टी माइनस वन की पावर सी। इतनी बात समझ में आई बेटा? इतना क्लियर है? मैंने क्या करा, सारे क्वांटिटीज के डायमेंशन रख दिए, और पावर ए बी सी मानी थी तो ए बी सी मैंने यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? क्लियर है? अब क्या करेंगे, हम एम को इकट्ठा कर लेंगे, एल को इकट्ठा कर लेंगे, टी को इकट्ठा कर लेंगे, और उनकी पावर देखेंगे। देखिएगा, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एम एल टी माइनस टू एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एम की पावर एक दिख रही है, कौन सी, सी, तो एम की पावर सी। ठीक है, एल की पावर कितनी दिख रही है, देखिएगा एल की पावर एक ये है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे कितना है, माइनस सी है, तो एल की पावर ए प्लस बी माइनस सी। और टी की पावर कितनी नजर आ रही है अपन को, यहाँ पे माइनस बी और यहाँ पे माइनस सी, तो माइनस बी माइनस सी। तो ये हो गया क्या, डायमेंशन। अब क्या करेंगे, हम इन पावर को कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है एम की पावर सी है, और यहाँ पे एम की पावर बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 1 1। तो यहाँ से हम देखेंगे तो सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। आ रही बात? इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए, माइनस बी माइनस सी की पावर कितनी है, -2 है। आ रही बात? यहाँ पे लिख ले रहा है, माइनस बी माइनस सी की पावर कितनी है, -2 है। हमने सी की वैल्यू निकाल ली है 1, तो माइनस बी बराबर माइनस बी माइनस वन इज इक्वल टू -2, ये इधर जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ से बी की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आ रही बात?
सिमिलरली अगर ये वैल्यूज को इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, दैट विल बी अगेन 1। इतनी बात आई। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कि हमारे पास ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू आई कितनी 1 और सी की वैल्यू आई कितनी 1। अब ये सारी वैल्यूज हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन में, ये वाले एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। और ये बात तो देखिएगा, एफ इज इक्वल टू के की जगह अभी के रख रहा है, आर की पावर ए, आर की पावर ए की वैल्यू कितनी है 1। इसी तरीके से वेलोसिटी की पावर बी की वैल्यू कितनी है 1। सिमिलरली ईटा की पावर सी और इसकी वैल्यू कितनी है 1। और ये बात तो अब यहाँ पे कांस्टेंट के की जो वैल्यू है वो डायमेंशन का यूज करके नहीं निकाल पाएंगे, ये आप याद कर लीजिए। इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है 6 पाई। इतनी बात आ रही है। इस चीज को अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 6 पाई आर वी ईटा, या इसको रीअरेंज कर देंगे तो 6 पाई ईटा आर वी। तो दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द स्टोक्स लॉ। मेरी बात समझ में आई बेटा? क्लियर है कि अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ, if a small spherical body of radius r moving with a constant velocity v in a viscous medium of coefficient of viscosity eta will experience as a backward viscous force which is given by the expression F is equal to 6 pi eta rv. So this will be the statement for the Stokes law and this is how we will be driving the final expression. मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई हो तो please do like the video, share the video, comment on the video and do subscribe the channel as well. Thank you बेटा जी।